दोपहर का वक्त था। टूटी झोंपड़ी के अंदर सीमा अपने अंधे पिता बासु के साथ रहती थी। फिर एक शाम, सीमा बेटा, मुझे माफ कर दे बेटी। तेरी माँ चली गई तो लगा था कि मैं संघर्ष कर लूंगा, पर मैं कुछ भी नहीं कर पाया बेटी, कुछ भी नहीं। मुझे शर्म आती है कि मैं तेरी जिंदगी में 2 वक्त की रोटी भी तुझे सुकून की नहीं दे पाया बेटा। बेटा, हमारी झोपड़ी 2 दिनों से सिर्फ धुएं के सहारे जी रही है। पिताजी, आप खुद को इतना मत कोसिए। आप में कमी नहीं है, किस्मत ने हमसे सब कुछ छीना है। पर मैं आपकी बेटी हूँ और मैं इस घर के नाम पर जो भी टुकड़ा मिले उसे लाने की ताकत रखती हूँ। अगर मेरे हाथों में मेहनत है तो हम भूखे नहीं मरेंगे। अगर मैं तेरी माँ को बचा पाता तो आज हम यूं ना बैठे होते। तू जवान है बेटी, और तुझे काम पर भेजना मुझे अंदर से मार देता है। पर तेरी आंखों में जो हिम्मत देखता हूँ वही मुझे जिंदा रखती है। तूने मेरी जिंदगी पकड़ रखी है, वरना मैं तो कब का टूट कर बिखर गया होता। दोनों की रात भूखे पेट गुजरती है, मगर दिल में एक दुआ और एक डर दोनों साथ सोती हैं। सुबह होते ही, आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं काम लेकर ही लौटूंगी। रोज पिताजी की आंखों में आंसू देखकर मैं भी टूट रही हूँ। इतना कहकर सीमा घर से बाहर निकलती है कि तभी 2 गांव वाले उसे देखकर हंसने लगते हैं। आए हाय, मस्तानी चाल, घमंडी नजर और चेहरे पर कठोर आत्मविश्वास। वाह 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 वाह। कोई कहेगा कि ये अंधे की बेटी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मालकिन हो। अरे इनके घर में तो चूल्हा जलाना ही चमत्कार से कम नहीं होता है, और रोज धुएं में इनका जीवन चल रहा है। लेकिन चाल तो बड़ी मस्तानी है। ए सीमा, अरे देख तो इधर। अरे देख तो। अरे जरा हमको ये तो बता दे, तेरे बाप में कहाँ दम है कि वो घर चलाए, और तू भी घर बैठी रहती है, तो फिर ये रोज चूल्हा कैसे जलता है? कहीं चोरी छिपे चीजें तो नहीं आती तुम्हारे घर में? क्यों, अब तो बता दे। काका, 2 दिन से चूल्हा नहीं जला है। हमारे पास एक दाना नहीं है। हम लोग बस आग जलाकर हाथ सेक लेते हैं ताकि रात की ठंड काट सके। आप लोग जो धुआं देखते हैं वो हमारे खाली पेट की मजबूरी का धुआं है, कोई खुशहाली का नहीं। दोनों आदमी तिरस्कार की हंसी छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। मुझे इनकी बातों का दर्द अपने मन पर नहीं रखना है। मेरे पिता मेरा सहारा है और मैं उनका हाथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे दुनिया कितने ही ताने क्यों ना मारे। सीमा जैसे ही आगे बढ़ती है, सामने मंगरू रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। उसकी नजरें सीमा पर गंदी तरह से टिक जाती हैं। ओ सीमा, अरे गरीबी ढोने की भी एक सीमा होती है। अरे भाई, कब तक तू अपने अंधे बाप की परछाई बनकर भूखी मरेगी? हाय हाय हाय, मैं तो कब से कह रहा हूँ, चल मेरे साथ, मैं तुझे रानी बनाकर रखूंगा। तुझे कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे तू बस हाँ कर दे, और तेरा बाप चाहे अंधा हो या निकम्मा, दोनों का बोझ मैं उठा लूंगा। हाँ कर दे रे मेरी रानी, हाँ तो कर। मंगरू, तेरी ये बातें मेरे दिल को चोट पहुंचाती हैं, मगर तू किस मिट्टी का बना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरे पिता अंधे हैं, पर तेरा दिल उससे भी ज्यादा अंधा है। मेरी जिंदगी भले ही संघर्षों से भरी हो, पर मैं अपनी इज्जत को किसी ऐसे इंसान के हाथ में नहीं दूंगी जो मेरे पिता का मजाक उड़ाता हो। तू सोचता है मैं भिखारी हूँ, तो सुन ले,
अगर मुझे जिंदगी भर कुंवारी रहना पड़े तब भी मैं तुझे नहीं अपनाऊंगी। तू जैसे इंसान से तो शादी करना दूर की बात है। तो मैं भी देखता हूँ तुम जैसी भिखारी से कौन शादी करता है। अरे मैं ही हूँ जो तुम्हें भाव देता हूँ, नहीं तो कोई तुम्हारे मुंह पर थूकेगा भी नहीं। बात करती है तू। फिर मंगरू गुस्से में दांत पीसकर चला जाता है। सीमा गहरी सांस लेकर आगे बढ़ती। ठीक है सीमा, मेरे यहाँ बर्तन झाड़ू का थोड़ा काम है। अगर तू वक्त पर आती रहेगी तो मैं तुझे रख लेती हूँ, लेकिन अगर एक दिन भी लेट हुई तो समझ लेना काम से निकाल दूंगी। हाँ मालकिन, मैं हर दिन वक्त पर आऊंगी और शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। तो ठीक है, तो आज से ही तू काम पर लग जा। सीमा उसी दिन से काम शुरू कर देती है। दिन भर मेहनत करने के बाद शाम को जैसे ही घर पहुंचती है, उसका शरीर टूटकर चूर हो जाता है। लेकिन बासु की आवाज सुनते ही उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। सीमा बेटी, अरे बेटी तू इतनी देर से क्यों आई है? क्या तुझे कोई काम भी मिला कि नहीं? मैं पूरी दोपहर दहशत में बैठा था, कहीं तू भी मुझे छोड़ कर ना चली जाए। पिताजी, मुझे काम मिल गया है। गांव की शांति मालकिन ने मुझे बर्तन झाड़ू का काम दे दिया है और आते वक्त उन्होंने हमें थोड़ा खाना भी दिया है। आप भूखे थे ना, मैं अभी निकाल कर देती हूँ। सीमा प्यार से एक बर्तन में खाना निकालती है और अपने पिता के सामने बैठ जाती है। बेटी, बेटी, तू इतनी थकी हुई है, पहले कुछ खा ले, बाद में मैं खा लूंगा। मेरी चिंता मत कर, तू खा ले बेटी, खा ले। नहीं पिताजी, पहले आप खाएंगे, क्योंकि मेरी सारी ताकत आपसे है। अगर आप कमजोर पड़ गए तो मैं टूट जाऊंगी। मैं आपकी बेटी हूँ और मेरी पहली रोटी पर हक आपका है। बासु रोते हुए खाना खाता है और सीमा उसे खिलाती रहती है। दिन बीतते हैं, सीमा रोज मेहनत करती है, पर एक दिन वो थोड़ी देर से पहुँचती है। अरे सीमा, ये क्या है? तू आज इतनी लेट कैसे हो गई? मैंने कहा था कि समय पर आना, वरना काम से निकाल दूंगी। तू अपने अंधे बाप की वजह से ये सब कुछ बर्बाद कर रही है। आखिर वो आदमी है ही किस लायक? गरीबों की बेटियां सब बोझ ढोने के लिए पैदा होती हैं। अगर मेरा बस चले ना तो ऐसे निकम्मे लोग गांव से बाहर निकाल दूं। मालकिन, पिताजी की तबीयत आज अचानक बिगड़ गई थी। घर में कुछ काम भी था, इसीलिए देर हो गई। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मुझे काम से मत निकालिए। मेरा घर, मेरे पिता सब मेरे इसी काम पर टिके हैं। सीमा, तेरे जैसा रंग और तेरी जैसी गरीबी किसी के घर में बदनसीबी बनकर ही आती है। जब तेरे बाप को खुद की रोटी नहीं दिखती थी तो औलाद पैदा करने की जरूरत ही क्या थी? अब खुद तो मर रहा है और तुझे भी मरवा रही है, बर्तन रगड़वा रगड़वा कर। अंधा बाप और भूखी बेटी, इससे ज्यादा शर्म और क्या होगी तेरी जिंदगी में? सीमा कुछ नहीं कहती है और काम पे लग जाती है। दिन भर काम करके सीमा घर लौट रही थी, तभी दो गांव वाले आपस में बात करती हैं। अरे बालचंद, तूने सुना नहीं? गांव भर में आज एक अजीब खबर फैली है। लोग कह रहे हैं कि जंगल के बिल्कुल अंदर इतना खजाना दबा हुआ है कि किसी की भी जिंदगी पलट कर रख दे। पर कोई उसका राज आज तक खोल नहीं पाया है। हाँ, सही कह रहा है रे मनोहर, सुना तो मैंने भी है। और पता है, लोग कहते हैं कि उस खजाने की रखवाली कोई इंसान नहीं बल्कि कोई अदृश्य शक्ति करती है। अरे जो भी उसके अंदर गया है वो कभी वापस नहीं आया। मैं तो वहाँ कदम रखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगा। अरे भाई, मेरी जान प्यारी है मुझे, मैं नहीं जाने वाला वहाँ। हाँ। सीमा ये सब सुन लेती है। गांव वाले बिना कितनी जल्दी डर जाते हैं। अगर कोई खजाना होता तो सबसे पहले राजा उसे ले जाता। राजा के सिपाही इतने बेवकूफ थोड़ी हैं, हर बात पर चमत्कार समझ लेती हैं। ये सब उनकी ही बनाई हुई कहानियाँ हैं। फिर सीमा घर आ जाती है। अरे बेटी, तू बड़ी परेशान लग रही है। क्या काम में आज कुछ हुआ क्या? या फिर गांव वाले तुझे फिर से ताने मारते रहे? कुछ बोलती नहीं? अरे मुझे बताती क्यों नहीं? तेरे हाव भाव से ठीक नहीं लग रहा है कुछ। देख,
बेटा मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन तेरी भावनाएं, तेरे एहसास को महसूस कर सकता हूँ बेटा। कुछ नहीं पिताजी, बस थोड़ा काम ज्यादा था। फिर सीमा रसोई में जाती है और अचानक उसे खजाने वाली बात याद आती है। पिताजी एक बात बताऊं, आज 2 गांव वाले जंगल में छिपे खजाने की बात कर रहे थे। कह रहे थे कि कोई रहस्य है जिसे कोई नहीं खोल पाया, और अगर वो मिल गया तो जिंदगी बदल जाएगी। पिताजी गांव के लोग भी ना कितनी जल्दी बातों को सच मान लेते हैं। बासु ये सुनकर सहम जाता है। नहीं 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 नहीं, ये राज फिर से कैसे खुल गया? ये गांव के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये बात उठने का मतलब है कि वो शक्ति भी जाग जाएगी। किस्मत फिर से कुछ भयानक करवाने वाली है। बेटा मुझे डर है कि अब कुछ होने वाला है बेटा, कुछ भयानक होने वाला है। पिताजी ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर दोनों खाना खाकर सो जाते हैं और आधी रात होते ही बासु को एक सपना आता है। बासु सुन ले मेरी बात, तेरी बेटी की जान अब खतरे में है। अगर उसे बचाना चाहता है तो उसे कल घर से बाहर मत निकलने देना। तभी बासु चीख कर उठ जाता है। हे भगवान, ये कैसी चेतावनी थी? मैं सीमा को कैसे रोकूं? वो मेरी बात नहीं मानेगी, पर मैं उसे खो नहीं सकता। मुझे किसी भी तरह से उसे बचाना ही होगा। हाँ। फिर सुबह होते ही सीमा काम के लिए जाने लगती है। बेटी देख मेरी बात सुन, आज तू कहीं नहीं जाएगी। बेटा मैंने रात में एक बहुत बुरा सपना देखा, मुझे डर लग रहा है। ए बेटा तू मत जा, मेरी बात मान जा बेटा, तू मत जा। पिताजी सपने से पेट नहीं भरता है, और भूखे रखकर मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकती हूँ। कल देर हुई थी तो मालकिन ने मुझे बहुत सुनाया था, अगर आज नहीं गई तो वो मुझ पर चिल्लाएंगी, मुझे जाना ही पड़ेगा। इतना कहकर सीमा घर से निकल जाती है। तभी उसे एक डरावनी आवाज सुनाई पड़ती है। ये कैसी आवाज थी? कौन पुकार रहा है मुझे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरे पीछे कर रहा है, लेकिन पीछे तो कोई नहीं है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? फिर सीमा घबराती हुई शांति के पास जाती है। अरे बहुत जल्दी आ गई तो आज, चल जल्दी काम शुरू कर। मैं सब्जी लेने बाजार जा रही हूँ, सब साफ चमकते दिखना चाहिए जब तक मैं लौटूंगी। सुना तूने? जी मैं सारे काम अच्छे से कर दूंगी मालकिन। फिर शांति चली जाती है। सीमा काम में लग जाती है। तभी थोड़ी देर बाद घर में आहट सुनाई देती है। कौन है यहाँ जो मुझे देख रहा है? अभी कोई यहाँ से गया है? मालकिन तो बाहर गई है, फिर ये आहट कैसी थी? अचानक शांति लौट आती है और सब सामान गायब दिखती है। अरे ओ करमजली, सीमा कहाँ मर गई तू? मेरे 2 पीतल के बर्तन कहाँ गए? हाँ, यहाँ जो चांदी का थाली रखा था मैंने, वो भी गायब है, और मेरे इतने महंगे कपड़े भी गायब हैं। सब तूने चुराया है ना? नहीं मालकिन, मैंने कुछ नहीं लिया, ये सब झूठ है। मैं कसम खाती हूँ, मैंने कुछ नहीं चुराया। मेरी बात पर भरोसा कीजिए, मैं आपके घर को अपना घर समझकर काम करती हूँ। ये सब तुम गरीबों का नाटक है। मैंने तुझ पर तरस खाकर काम दिया और तू मेरे ही घर का सामान चुरा रही है। तेरे जैसी गरीब लड़की की यही औकात होती है, बर्तन रगड़ने वाली चोरी भी करती है। आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर शांति सीमा को बेरहमी से मारती है और सीमा को लहूलुहान कर देती है। मालकिन, मुझे छोड़ दीजिए, भगवान के लिए, मैंने कुछ नहीं किया है। अब इस महीने की मजदूरी भी काट लूंगी। जब तक चोरी हुए सामान की कीमत नहीं वसूल लूंगी, तुझे एक भी पैसा नहीं मिलेगा। और अगर भागने की कोशिश की तो तेरे अंधे बाप को भी अपाहिज कर दूंगी। समझ में आया ना? निकल जाओ। शांति उसे धक्का देती है और बाहर निकाल देती है। सीमा पूरी सड़क पर गिर जाती है।
हे भगवान, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे क्यों इतनी सजा मिली? मैं अपने पिताजी का ख्याल कैसे रखूंगी? मेरी जिंदगी में इतनी मुसीबतें क्यों आ रही हैं? मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ? सीमा ये कहकर रोती हुई घर से निकल जाती है और चलती चलती अचानक उसे एक काली परछाई दिखती है। ये कौन है जो घने जंगलों की तरफ जा रहा है, और वो भी इतनी तेजी से, जैसे किसी से छुपकर भाग रहा हो? जरूर इसमें कुछ ना कुछ राज है, मुझे उसका पीछा करना चाहिए शायद। सीमा चोरी छुपके उस व्यक्ति का पीछा करती है। वह आदमी घने जंगलों में जाकर रुकता है और वहाँ पहले से मौजूद मुखिया से बातें करने लगता है। केशव, मैंने जो कहा था तुमने ठीक बिल्कुल वैसा ही किया। सब हमारी योजना के हिसाब से चल रहा है। हमें किसी भी कीमत पर इस बार चूक नहीं करनी है, समझे? हाँ मुखिया जी, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। अब कुछ ही दिनों की बात है। हमारी सोच, हमारी मंशा सब पूरा हो जाएगा। कोई भी हमारे इस काम के बारे में नहीं जान पाएगा। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आपने कहा था मुखिया जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये ध्यान रखना कि हमारे अलावा किसी को भी भनक तक नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो हमारी सारी मेहनत में पानी फिर जाएगा। हमने जो चाहा है वो पूरा होकर ही रहेगा, कोई हमें रोक नहीं सकता। छिपकर खड़ी सीमा ये सब सुन लेती है। ये क्या, मैं क्या सुन रही हूँ? आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं मुखिया और केशव जी जो किसी को पता नहीं लगने देना चाहते? आखिर क्या राज है जो इतनी चालाकी से छुपाई जा रहे हैं? मुझे ये बात जाननी ही होगी। सीमा चोरी छुपके वहाँ से निकलकर अपने घर लौट आती है। बेटी तू आ गई? आज बहुत देर से आई है। मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। कोई परेशानी तो नहीं हुई? तू ठीक तो है ना बेटा? कैसे बताऊं पिताजी? अगर सब बता दूंगी तो आपका दिल फिर से टूट जाएगा। आप पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हैं, मैं आपको और दुखी नहीं कर सकती। मालकिन ने आज मुझे बहुत मारा है, लेकिन मैं ये बात आपको कैसे बताऊं? है? क्या हुआ बेटी? कुछ बोल नहीं रही है। बता बेटा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। सब ठीक तो है ना बेटा? कुछ तो बोल। कुछ नहीं पिताजी, आज बस थोड़ा काम ज्यादा था, इस वजह से समय लग गया। आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर सीमा खाना खाकर सो जाती है और अगली सुबह होते ही अचानक गांव से एक बच्चा गायब हो जाता है। अरे बिंदु, तूने सुना क्या? हमारे गांव का रघु का बेटा अचानक से गायब हो गया है। लोग कह रहे हैं कि वो घर पर ही था, लेकिन पता नहीं कब और कैसे वो गायब हो गया। पूरा गांव दहशत में है। तभी केशव वहाँ आकर बात को हवा देता है। ये सब कुछ इस अंधे की बेटी सीमा का काम है। उसी ने बच्चे को गायब किया है ताकि वो उसे बेचकर अपने अंधे बाप का इलाज करा सके। ये अपने बाप को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकती है और ये यही कर रही है। तुझे इतना यकीन कैसे है केशव? अरे पर तुझे इतना यकीन कैसे है केशव? अरे तू इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकता है, हैं? जब अपनी आंखों से देखो तो आदमी सच ही कहता है। मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। वो एक आदमी से सौदा कर रही थी। मैंने खुद सुना है वो बच्चे को बेचने वाली है। क्या बात कर रहे हो? हम गांव वाले ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलो सब लोग चलो, उस अंधे और उसकी बिटिया को सबक सिखाते हैं। चलो। गांव वाले गुस्से में सीमा के पास पहुंचते हैं। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? क्या हुआ है? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गांव के बच्चों को गायब करने की? अपने बाप का इलाज करवाने के लिए ही तुमने सब कुछ किया है ना? क्यों? बोलो बोलो। अब हम तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। देखो गांव वालों, इसने ही ये सब कुछ किया है। देखो इसकी शक्ल। इसका कुछ ना बोलना ही इस बात का सबूत है। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इस सब के पीछे केशव ही है।
वो कुछ छुप कर रहा है और मुखिया के साथ मिला हुआ है। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? तभी मुखिया भी आ जाता है। अरे एक मामूली सी लड़की मेरे ऊपर उंगली उठाती है। तेरे जैसे को मैं अभी सबक सिखाता हूँ। तू और तेरे बाप को मैं इस गांव से उखाड़ कर फेंक दूंगा। रुक जा। गांव वाले सीमा की तरफ दौड़ती हैं और सीमा डर कर वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते घने जंगलों में वे पहुँच जाती है। हे भगवान, मैं इतने घने जंगलों में कैसे आ गई? मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊंगी? गांव वाले मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? मैं तो पूरी तरह से अकेली पड़ गई हूँ। तभी अचानक उसी कुएं की तरफ से एक बच्चे की आवाज आती है। बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। इतने घने जंगल में बच्चे की आवाज कैसे आ सकती है? मुझे ये जानना होगा, शायद कोई खतरे में है। सीमा आवाज की दिशा में जाती है और एक सूखे कुएं के पास पहुंच जाती है। ये सूखा कुआं? यहाँ से आवाज कैसे आ रही है? अंदर जाकर देखना होगा, शायद बच्चा सचमुच फंस गया हो। सीमा कुएं में कूद जाती और वहाँ का दृश्य देखकर दंग रह जाती है। चारों तरफ खजाना और चोरी किए हुए सामान बिखरे पड़े होते हैं। ये क्या, इतने सारे गांव के चोरी किए हुए सामान यहाँ पड़े हैं। ये तो मालकिन की चांदी की थाली है। ये पीतल के मोर भी हैं। यानी कोई गांव से सब चुरा कर यहाँ छुपाता है। लेकिन कौन और क्यों ऐसा करेगा? मुझे इसका पता लगाना होगा। तभी एक कोने में एक बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है। सीमा जल्दी से बच्चे के पास जाती है। बेटा चुप हो जाओ, डरो मत, मैं हूँ। तुम कैसे आए? हाँ, यहाँ किसने लाया है तुम्हें? हाँ? दीदी, मुझे नहीं पता, मुझे किसी ने आंख बंद करके यहाँ फेंक दिया था। मैं बहुत डर गया हूँ। दीदी, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। मुझे यहाँ से बाहर ले चलो ना। डरो मत बेटा, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी, तुम्हें ले जाऊंगी सुरक्षित। तुमने कितने लोगों को देखा था? 3 लोग थे दीदी, और वे हमारे ही गांव के थे, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया। लेकिन उसकी आवाज सुनूंगा तो पहचान लूंगा। इतने में ही कदमों की आहट सुनाई देती है। ये कदमों की आवाज कैसी है? कोई यहाँ है, मुझे जाकर देखना चाहिए। सीमा सुरंग से निकलकर जंगल की दूसरी ओर पहुंच जाती है, जहां मुखिया और केशव बात कर रही थी। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। पूरा गांव सीमा पर शक कर रहा है। अब हमारे लिए कोई खतरा नहीं रहा। सब हमारे कब्जे में है। अब जो जंगल का खजाना है वो अब हमारा ही होगा, और इसका सारा इल्जाम उस अंधे की बेटी सीमा पर आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा मुखिया जी। जंगल का खजाना भी हमारा और गांव का सब चोरी किया हुआ सामान भी हमारा, और सारा का सारा इल्जाम सीमा और उसके अंधे बाप पर जाएगा। बस हमारे रास्ते में अब कोई नहीं आएगा। अब आएगा असली मजा। लेकिन मुखिया जी, हमने उस बच्चे को जो अगवा किया था उसका क्या करेंगे? अरे तू भी ना, सुन, इतनी चिंता क्यों करता है? गांव वाले जैसे ही सीमा और उसके पिता को मार कर भगाएंगे, फिर उस बच्चे को हम ही गांव में ले जाकर कह देंगे, देखो हम हैं इस गांव के हीरो, हमने बचा लिया इस बच्चे को। समझा? इसको कहते हैं एक तीर 2 निशाना। आहा! अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत ही अच्छा तरीका निकाला है मुखिया जी आपने। ये सब सीमा सुन लेती है, तो ये सब इन दोनों की चाल थी। मुझे गांव वालों को बताकर इनका सच साबित करना होगा। पहले मुझे बच्चे को लेकर वापस जाना होगा। मुखिया और केशव वहाँ से चले जाते हैं और सीमा सुरंग से वापस कुएं में लौटकर बच्चे को उठाती है। दीदी,
आप कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। डरो मत बेटा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। चलो अब हम घर चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। सीमा चोरी छुपके बच्ची को लेकर गांव लौटती है, लेकिन केशव उसे देख लेता है। फिर वो जोर से चिल्लाता है, अरे ये यहाँ कैसे आ गई? और ये बच्चा इसके पास कैसे है? हे भगवान, अब तो हमारा पूरा भांडा फूट जाएगा। क्या करें क्या करें क्या करें? सुनो सुनो सभी गांव वालों, इस लड़की को देखो। ये वही बच्चा है जिसे ये चुरा कर ले जा रही थी। देखो। सभी गांव वाले आ जाते हैं। देखो देखो, हम सही कह रहे थे, ये बच्चा इसी के पास है। चलो इसको पकड़ो और मारो इसको, मारो। रुको, मारो। मेरी बात सुनो आप लोग, मैंने इसे नहीं चुराया। मैंने अपनी जान पर खेलकर इस बच्चे को बचाया है। मैं सच बोल रही हूँ, ये सब मुखिया और केशव की चाल है। नहीं 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 नहीं, हम तेरी एक नहीं सुनने वाले। आज तो तेरी खाल उधेड़ देंगे। रुक जा। इसी बीच बादशु भी बाहर आ जाता है। अरे अरे रुक जाओ, मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी सीमा, मेरी बच्ची, मुझको आवाज दे। बेटा कहाँ है तू? पिताजी देखिए, गांव वाले मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि ये सब मुखिया और केशव की चाल है। इन्होंने गांव के बच्चे को गायब किया और चोरी किया, सामान भी ले गए और हमें फंसाना चाहते हैं। मुखिया, मुझे पता था कि तू ही है इसके पीछे। तू हमेशा से हमारा फायदा उठाता रहा है। चुप हो जा अंधे कहीं के। तुम लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? मुझ पर? अरे मैं तुम दोनों को अभी गांव से निकाल दूंगा। तभी बच्चा आगे आता है। चुप हो जाइए आप लोग, मैं सच बताऊंगा। मेरी आंख बंद की गई थी और मुझे अगवा करने वाला कोई और नहीं बल्कि केशव काका ही थे। दीदी सच बोल रही है। अरे बेटा, तुझको गलत फहमी हुई है। बेटा तू सही सलामत है ना? ठीक तो है ना? इस सीमा ने तुझे कुछ किया तो नहीं ना? बेटा मैं कैसे अगवा करता हूँ, है ना? ऐसा नहीं बोलते। सबको सच सच बता दे, झूठ मत बोल। ये बता दे कि सीमा तुझको कैसे उठा कर लेकर गई थी। बता बेटा, बता दे। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आपकी ही आवाज थी जब आपने मुझे उठाया था, और इस मुखिया की भी, दोनों की मिलकर ये साजिश थी। दोनों ने मिलकर ये काम किया था। गांव वाले दंग रह जाते हैं। ये क्या? तो ये चक्कर है। सब कुछ सुन लिया हमने। बच्चा खुद ही कह रहा है तो वो सच कह रहा होगा। हम तो इन दोनों पर भरोसा करके अंधे बने रहे और ये दोनों हमारी पीठ पीछे अलगई खेल खेल रहे थे। मुखिया, तूने गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। हमने तुझे नेता समझकर सम्मान दिया और तूने उसी सम्मान में जहर मिला दिया। तूने बच्चे तक को नहीं छोड़ा। कैसा इंसान है रे तू? अब तुझे जवाब देना होगा। हम चुप नहीं बैठने वाले। आज तू अपने पापों से बच नहीं पाएगा। हाँ। ऊंची आवाज में बात करके तुम सब मुझे डरा नहीं सकते। मैं इस गांव का मुखिया हूँ, मुखिया, और तुम सब मेरी उंगली पर नाचते हो। क्यों रे सीमा, तू क्या सोचती है कि एक लड़के की बात पर मैं गिर जाऊंगा? तुम सब मेरे सामने कुछ नहीं हो। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब ये आदमी सुधरने वाला नहीं है। इसका अहंकार इसके सर से उतारने वाला नहीं है। इसका फैसला गांव में नहीं होगा। हम गांव वाले न्याय चाहते हैं। चलो राजा के पास चलते हैं। हाँ, अब राजा ही इसका असली फैसला करेंगे। जब राजा के सामने इसका सच खुलेगा तब पता चलेगा कि अधिकार किसके पास है। चलो। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो। मुझे महाराज के पास नहीं जाना। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, छोड़ दो। अच्छा, तो अब तुम्हारे बच्चे हैं क्या? गांव के बच्चे बच्चे नहीं है क्या? चलो गांव वालों, सब लोग मिलकर पकड़ो मुखिया को और इस केशव को।
चलो महाराज के पास चलो। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, वरना तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे मुखिया हूँ मैं, मुखिया, कोई आम आदमी नहीं। और सब राजमहल निकल पड़ती हैं। और जैसे ही राजमहल पहुंचती हैं, शांति शांति शांति। सबसे पहले तो सब लोग शांत हो जाइए और पहले ये बताइए इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? महाराज, मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया गया था। मैंने अपनी जान पर खेलकर रघु के बेटे को जंगल के कुएं से निकाला। वो बच्चे को मुखिया और केशव ने अगवा करके उस कुएं में छुपाया था। उन्होंने गांव का सामान भी चुराया और सारे सबूत कुएं में छुपाए और फिर मुझे और मेरे पिता को फंसाने की कोशिश की। ये बच्चा खुद सच बता रहा है महाराज। महाराज, मुझे आंख बंद करके उठाया गया था और जिनकी आवाज मैंने सुनी थी वे केशव काका और मुखिया ही थे। दीदी सच बोल रही है। मुखिया, क्या हमारे राज्य में इतना बड़ा अन्याय हो रहा था? मैंने तुम्हें ये पद इसलिए दिया था क्या कि तुम गांव की रक्षा करने की जगह गांव का शोषण करो? मैंने तुम्हें ये पद दिया था ताकि तुम सबकी देखभाल करो, सच के साथ खड़े रहो। लेकिन तुमने पीठ पीछे ऐसा घिनौना काम किया है कि महाराज महाराज महाराज, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दीजिए। मैं जंगल के खजाने को पाने के लालच में अंधा हो गया था। अरे मैं नालायक, मैं बेवकूफ। मुझे लगा खजाना मिल गया तो मैं पूरे गांव पर राज कर लूंगा। इसीलिए मैंने सीमा और उसके पिता पर झूठे इल्जाम लगा दिए। महाराज, बस इस बार माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। जंगल का खजाना ऐसी कोई चीज होती नहीं है। हमने भी सैनिक भेजे थे पर वहाँ सिर्फ डर था। खजाना नाम की कोई चीज नहीं मिली। तुमने अपने लालच में निर्दोषों को तकलीफ दी और सच को छिपाया। ये गलती नहीं, अपराध है, अपराध, जानबूझकर किया गया अपराध, और इसकी सजा जरूर मिलेगी। महाराज, बस एक मौका दे दीजिए। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। अब मैं समझ गया। लालच सबसे बड़ा अंधेरा है। मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए। बस बहुत हो गया। विनती करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपराध का दंड मिलता है। तुमने गांव की शांति और बच्चों की सुरक्षा को खतरे में डाला। सैनिकों, मुखिया को पकड़ लो और आजीवन काल कोठरी में बंद कर दो, और इसके साथ ही केशव को भी इस साजिश में शामिल होने के जुर्म में उसे भी काल कोठरी में बंद कर दो। ले जाओ। फिर सैनिक उन दोनों को लेकर चले जाती हैं। सीमा बेटा, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। तुमने गांव के बच्चे को बचाया और इतने बड़े षड्यंत्र को उजागर किया। तुम्हारी ईमानदारी और हिम्मत ने गांव की इज्जत बचाई है। इसीलिए तुम्हें सम्मान और इनाम दोनों दिया जाएगा। मंत्री जी, इसे थोड़ा सा धन दे दीजिए। और सीमा, तुम्हारे जैसी ईमानदार लड़की हमारे महल में होनी चाहिए। मैं तुम्हें आज से राजकुमारी की देखभाल का काम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गरीब हूँ, लेकिन मेहनत और ईमानदारी करना जानती हूँ। आपने मुझ पर विश्वास किया, मैं इसे कभी नहीं टूटने दूंगी। मैं राजकुमारी की सेवा पूरे मन से करूंगी महाराज। फिर सभी गांव आ जाती हैं। सीमा, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें गलत समझा। हमने सच जाने बिना तुम पर इल्जाम लगाए और तुम्हारा मजाक उड़ाया। हमें माफ कर दो। गरीब होना पाप नहीं है, लेकिन नजरिया पाप बन जाता है। आप लोगों ने मुझे हमेशा गलत समझा, पर मैं किसी से शिकायत नहीं करती। सच देर से भी आए तो मन को सुकून देता है। बेटी, तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। लोग कहते थे
लड़कियां कमजोर होती हैं, पर तूने साबित कर दिया सच्चाई और हिम्मत इंसान को बड़ा बनाती है। शाबाश बेटा शाबाश। उस दिन के बाद सीमा अपने पिता के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है।